कम इन। चलो ध्यान दो सब। हम लोग को आज जो पढ़ना है नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ना है। दोष बता दिए थे ना रदरफोर्ड का, तो हम लोग को आज जानना है नील्स बोर ने क्या सुधार किया था। आपको मैंने बताया था कि जो जे थॉमसन थे, है ना, जे थॉमसन, इनके जो विद्यार्थी थे वो कौन थे? रदरफोर्ड, ठीक है। और रदरफोर्ड के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स, वो कौन थे? तो नील्स बोर। ये एक सीरीज समझ लो कि एक थॉमसन नाम का व्यक्ति परमाणु पर खोज किया, और परमाणु में किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया कि नाभिक का खोज किया, ठीक है, नाभिक के बारे में कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया। इसमें ये बताया कि हाँ भाई, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, और वृत्तीय कक्षा में घूमने के साथ साथ इनको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, कौन? विद्युत बल। दूसरा चीज कि इनमें कुछ दोष भी पाए गए, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये नहीं बता पाए। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसके पास त्वरण है, तो त्वरण होने की वजह से क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी लूज होगी तो वो नाभिक में गिर जाएगा। ये चीज़ों को ये क्लियर नहीं कर पाए। तो इनके ही विद्यार्थी नील्स बोर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में, खास करके इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी समस्याएं थी उसको वो दूर किए। अब वो क्या क्या चीजें बताए हैं, उन्होंने क्या क्या चीज बताया, वही चीज हम लोग को आज जानना है। तो पहला बात उन्होंने जो बताया, देखिए, सबसे पहला नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल में पहला बात उन्होंने जो बताया है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। पहले तो वो ये बोले कि जो चीज रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, याद करो, वृत्तीय कक्षा में घूमता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आप बोल रहे हैं, उनके बात को पूरी तरह से काट नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं, लेकिन वो कक्षा स्थिर होती है। ऐसा नहीं है कि वो कक्षा बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, कक्षाएं फिक्स होती है, और अगर फिक्स होगी तो त्रिज्या भी फिक्स होगा, और हर कक्षा के पास अपना एक एनर्जी होगा। समझ में आया? तो पहला लाइन क्या बनता है? पहला लाइन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन, पहला लाइन, इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में, एक तो ये तय हो गया स्थिर, ये वर्ड कौन यूज नहीं किए थे, मेरे क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ये नहीं बताए थे। स्थिर कक्षाओं में एवं निश्चित त्रिज्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। निश्चित त्रिज्या, वो त्रिज्या की बात नहीं किए थे, निश्चित त्रिज्या में चक्कर लगाते हैं। ये बात समझ में आया? पहला चीज, कक्षा फिक्स होगा, निश्चित त्रिज्या में, यानी कि कक्षा फिक्स होने के साथ साथ त्रिज्या भी फिक्स होगा, निश्चित त्रिज्या में वो चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर पढ़ने से पहले मतलब आप इस चीज को एक समझ लीजिए, कोणीय संवेग, इसका नाम तुम लोग शायद सुना हो, 11 क्लास में पढ़ना है। कोणीय संवेग समझने से पहले तुम्हें संवेग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संवेग क्या होता है। तो संवेग का सीधा मतलब समझो, जैसे मेरे पास कोई स्टिक है, ये मान के चलो ये स्टिक है, मैं कहूँ कि ये एक स्टिक हो गया
और एक स्टिक और है, ये हो गया, 2 स्टिक है मेरे पास। अब हम कहें कि किसी एक को मारना है, किसी एक छड़ी से। जैसे हम इससे बोले कि तुम कौन सी छड़ी से पिटाओगी, बोलो। कोई नहीं पिटाएगी। बोलो किससे ज्यादा मजा आएगा? इससे ज्यादा मजा आएगा। क्यों? इसका वजन ज्यादा है, यानी द्रव्यमान ज्यादा है। तो जिसमें द्रव्यमान ज्यादा है उससे ज्यादा चोट लगेगा, ये तो बात तय है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, किससे ज्यादा जोर से खींचेंगे, जिससे ज्यादा जोर से खींचेंगे, अगर हम इससे ज्यादा जोर से खींचे और उतना ही जोर से इससे भी खींचे, तब किससे ज्यादा, मतलब तब इससे ज्यादा लगेगा। यानी कि 2 चीजों पर डिपेंड है चोट लगने का। एक तो द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भी चोट ज्यादा लगेगा, और दूसरा जितना जोर से खींचेंगे मतलब वेग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चोट लगेगा। तो चोट, सीधा सीधा संवेग का मतलब समझ लो चोट लगना। जिससे ज्यादा चोट लगेगा वही संवेग है। तो संवेग किन चीजों पर निर्भर किया? 2 चीजों पर, द्रव्यमान और वेग पर। लेकिन एक और चीज पर निर्भर करता है। मान के चलो हम यहां से पकड़ के मार रहे हैं और यहां से पकड़ के मारे, दोनों में क्या फर्क होगा? यहां से पकड़ के मारेंगे तो कम लगेगा। तो एक दूरी पर भी निर्भर किया, तब 3 चीज पर। दूरी जैसे जैसे कम करेंगे, है ना, चोट भी क्या होगा, और दूरी ज्यादा होगा तो। अब तीनों को ध्यान से सुनो। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो चोट ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो चोट ज्यादा। सीधा रिलेशन के उल्टा रिलेशन? सीधा। सीधा वाला बात याद रखना। वेग मतलब जितना जोर से खींचेंगे उतना ज्यादा से चोट लगेगा। तो वेग और संवेग में उल्टा रिलेशन कि सीधा रिलेशन? सीधा। दूरी, जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना ज्यादा जोर से चोट लगेगा, तो सीधा के उल्टा? तीनों में सीधा रिलेशन। अगर हम केवल द्रव्यमान और वेग में गुना कर दें, माने सीधा रिलेशन लिख दें, तो वो संवेग हो जाएगा। द्रव्यमान को दे देंगे वेग तो बन जाएगा संवेग। बात समझ में आया? लेकिन साथ ही साथ दूरी का भी प्रयोग कर लेंगे तो वो बन जाएगा क्या चीज? बोलो, ये बात समझ में आया? तो एमवीआर को कोणीय संवेग बोलते हैं और इसे सूचित करते हैं एल से। एल से सूचित किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, दूसरा क्या है। अब ये दूसरा जो पोस्टुलेट है, मतलब कि सिद्धांत है नील्स बोर का, उनका कहना है कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन सभी जगह नहीं चक्कर लगाएगा, कक्षा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी कक्षा में। पहला बात हम ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब रदरफोर्ड तो बोल दिए थे कि कहीं भी कक्षा में लगा सकता है, लेकिन हम उनके बात को अब यहाँ काट रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी जगह पर चक्कर नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ये बात क्लियर हुआ? तो भाई अब बात होता है कि कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसी में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें लिखेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हर जो चीज गति करती है उसी के पास कोणीय संवेग होगा। जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग को हम किसे सूचित करते हैं? एल से। तो कोणीय संवेग एल बराबर, अब यहां ध्यान से समझिएगा, NH/2π हो। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात आप इसे ऐसे बोल सकते हैं MVR। अब V का नीचे अगर N लिख दें, तब V के नीचे अगर N लिख देंगे तो Nवां कक्षा का वेग, R के नीचे N लिख दे तो Nवीं कक्षा की त्रिज्या, ME लिख दे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ME VN RN मतलब MVR हो गया। वो किसके बराबर हो? NH/2π। N क्या है? कक्षा की संख्या। H क्या है? प्लांक्स नियतांक। पाई क्या है? तो आप ये भी जानते हैं कांस्टेंट 3.14 होता है। इतना के बराबर अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है
तो उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा और किसी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि n क्या है, तो फिजिक्स की भाषा में n का मतलब होता है क्वांटम संख्या। हम लोग मैथ में इस चीज को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो आप पूर्णांक संख्या बोलिए, चाहे फिजिक्स की भाषा में इसे क्या बोलिए, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या का सीधा मतलब होता है कोई डेसिमल का बात नहीं होगा, 1 के बाद 1 पॉइंट, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए कि 7 क्लास में अगर थे तो 7 के बाद मतलब 7वें क्लास में थे, तो क्या 7वें क्लास में उसके बाद गए? आए जा सकते हैं? नहीं। 7वां के बाद 8वें में न जाएंगे? तो इसका मतलब हुआ हमारा क्लास का जो रूल है, क्लास 7 के बाद 8 आना, 8 के बाद 9 आना, ये क्वांटम नंबर हो गया, माने क्वांटमीकृत है। हम लोगों का जो क्लास है वो क्वांटमीकृत है। 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा। वैसे ही यहाँ पे कक्षाएं भी जो है वो क्वांटमीकृत है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि n क्या है, तो जहाँ n जो है, n का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्वांटम संख्या। बोलिए, ये बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं जगहों पर चक्कर लगाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये दूसरा तो हो ही गया, अब तीसरा नंबर हम समझ लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है भाई? तो तीसरा नंबर हम लोग का है कि पहले समझ लो, जैसे कि ये परमाणु हो गया, ठीक है। अभी अभी हम लोग सीख गए कि एक परमाणु में अनंत कक्षाएं होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आज जरूरी नहीं कि सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन तो उसी में घूमेगा जिसका जो है कोणीय संवेग NH/2 होगा, ठीक है। अब हम ये कहें कि भाई ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी अगर कक्षाएं हों, बहुत सारी कक्षाएं हैं, ये नाभिक मान लो, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन ना यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तुमने क्या किया कि इस परमाणु को गर्म किया, तो गर्म करने का मतलब तुमने ऊर्जा दिया। अब किसी भी तरह अगर इस परमाणु को हम ऊर्जा दें, चाहे वो गर्म करके दें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दें, किसी भी तरह अगर एक परमाणु को ऊर्जा देते हैं, तो डायरेक्टली वो एनर्जी किसको मिलती है? इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब तुम लोग सोचो, इलेक्ट्रॉन कक्षा में पहले से घूम रहा है, अगर उसको एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी मिलने से इसके पास दो तरह की एनर्जी पहले से होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। दोनों को जोड़ते हैं तो जो एनर्जी आती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा बोलते हैं, जिसके वजह से ये बंधा हुआ है। अब सोचो, इसको जब ऊर्जा मिलने लगेगा तो वो एनर्जी इसकी बढ़ने लगेगी। समझ में आया? तो जब इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी तो ये यहाँ से मुक्त होना चाहेगा। मतलब मैं अगर कहूँ कि इसके पास -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तुमने क्या किया कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया एनर्जी प्लस में, तो बोलो -10 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? -3। तब तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नहीं रहेगा, ये उस कक्षा में चल जाएगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? -3। अब ये -3 इधर मिलेगा, समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से जंप करेगा, कूद जाएगा। कब? जब उसको एनर्जी इतना मिलेगा तब। क्लियर हुआ? बाई चांस ये कूद गया, तो कूद जाने के बाद जैसे ही किसी कक्षा में जाएगा, तो जाने के बाद इस प्रोसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके, माने ऊर्जा को पाया, किसी से कहीं से भी मिला उसको, तो वो निम्न ऊर्जा से, है ना, या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, या हम निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से बोलेंगे, निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद गया। अब ये कूद तो गया है, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक वहां रहेगा नहीं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वो स्टेबल नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा कि वहां से जितना एनर्जी, यूं समझ लो कि कोई पानी पिया, कुल्ला किया, फिर फेंक दिया, पानी का जरूरत नहीं है, कुल्ला करने के लिए पानी लिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या है? पानी पिलाया गया, कुल्ला किया, अब बाहर जाके फेंक के फिर वही जगह आ गया, या कहीं और आ जाएगा। समझ में आया? इसको ऐसे समझो कि यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, कूदा, फेंका, फिर आ गया। समझ में आया? और जब वो फेंकेगा, यानी कि उच्च ऊर्जा से फिर निम्न ऊर्जा में जाएगा,
तो वो जो एनर्जी फेंका उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ भी जा रहा है तो यहाँ से फिर जंप करेगा, तो ये इसमें से क्या निकलेगा? हाँ, फोटोन निकालेगा, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो तीसरा नियम हम लोग कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे क्या कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दिया जाता है, या पाकर बोल सकते हो, परमाणु के जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है तो क्या होता है? वो निम्न ऊर्जा के कक्षा से उच्च ऊर्जा के कक्षा में प्रवेश करते हैं। निम्न ऊर्जा के कक्षा से उच्च ऊर्जा के कक्षा में प्रवेश करते हैं। और जब उच्च ऊर्जा के कक्षा से निम्न ऊर्जा के कक्षा में वो प्रवेश करते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है, जिसकी ऊर्जा अब मान के चलो यहाँ E1 ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास, जब यहाँ आया तो कितना एनर्जी हो गया? E2, तो जिसकी ऊर्जा E2 माइनस E1, और ये जो बनाया है ये फोटोन ही ना है। E2 माइनस E1 बराबर कौन सी ऊर्जा? फोटोन की ऊर्जा। और फोटोन की ऊर्जा याद करो क्या होता है? HF होता है, या H न्यू बोल सकते हो, जिसकी ऊर्जा E2 माइनस E1 बराबर HF होता है। बोलो ये बात क्लियर हो गया? अगर इसी चीज को मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या होगा? निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करते हैं। ये तो बात हो गया। उसके बाद क्या होगा? जब उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बताओ क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, जिसकी ऊर्जा, बोलो कितनी होती है? E2 माइनस E1 बराबर HF होता है। बोलो क्लियर हुआ? ये 3 नील्स बोर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट के सहायता से हम लोग फिर से, रदरफोर्ड ने भी परमाणु त्रिज्या निकालने में मदद किया था। अब हम लोग फिर से चाहें तो परमाणु त्रिज्या बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को कैलकुलेट कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा न्यूमेरिकल टर्म है, जैसे हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु की त्रिज्या एक्चुअली नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा ना, यानी हम इसे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कक्षा, इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा होगा की त्रिज्या
और इसको सूचित करेंगे किस चीज से, Rn से। समझ में आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के वेग, अब वेग को हम सूचित करेंगे किस चीज से, Vn से, मतलब nवें कक्षा इलेक्ट्रॉन के वेग। अब वेग के सहायता से गतिज ऊर्जा निकल जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको K से सूचित करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको हम सूचित करेंगे Pe, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। एवं बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा जिसको हम केवल सूचित करेंगे किस चीज से, E का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले याद कीजिए कि हम लोग अगर त्रिज्या निकालना भी चाहते हैं तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अभिकेंद्र त्वरण होता है। कोई भी चीज अगर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण तो होता ही है। और एक नया चीज क्या इंक्लूड हो गया, नया चीज ये इंक्लूड हो गया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं जगहों पर चक्कर लगाएंगे जिसका कोणीय संवेग क्या हो, L बराबर NH/2 पाई हो। तो ये चीज नया जुट गया है, जिसके वजह से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या Rn निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि विद्युत बल जो होगा या फिर अभिकेंद्र त्वरण जो होगा या अभिकेंद्र बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत बल के बराबर होगा। ये तो बात तय है। किसमें, एक परमाणु है, ये नाभिक हो गया, इस पर टोटल चार्ज हमारा Ze होगा, ये आपका Rn हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसको अगर गति करना है, Vn वेग से गति अगर करना है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल बराबर क्या होना चाहिए, विद्युत बल। दुनिया में कोई भी चीज तभी घूर्णन गति, वृत्तीय गति कर सकता है जब उसके पास अभिकेंद्र बल हो। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, mv²/r। तो m Vn²/Rn, बोलो लिख सकते हैं, इक्वल विद्युत बल के लिए 1/4πε0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Ze, इनटू में E, बटा में Rn का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब Rn से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ इतना जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो हम लिख सकते हैं mVn² इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/Rn, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, 1। चाहते तो Rn से यहाँ वैल्यू निकाल लेते तो रदरफोर्ड में चला जाता, लेकिन यहाँ आपको नील्स बोर का सिद्धांत लगाना है। तो नील्स बोर का सिद्धांत लगाने के लिए नील्स बोर ने क्या कहा कि कोणीय संवेग, यानी नील्स बोर के अनुसार क्या होगा भाई, mVnRn यानी mVr बराबर NH बटा में क्या होना चाहिए, 2 पाई, ये होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे V पर स्क्वायर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण इसको 2 मान ले रहे हैं और इन में दोनों तरफ स्क्वायर करके, इसलिए स्क्वायर करना चाह रहे हैं कि Vn खत्म हो जाए दोनों का, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे समीकरण 2 को क्या करना होगा, समीकरण 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 आपका है ना, है, बोलिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, m² Vn² Rn² बटा, और इधर आपका क्या है
एम वी एन स्क्वायर बराबर, समीकरण में ये देखिए ये क्या है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तो हो गया लेकिन भाग जिससे हम दे रहे हैं वो रहा ये वाला टर्म। जब भाग दीजिएगा तो नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो चलिए नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिखते हैं, और ये स्क्वायर इसको नहीं करना है तो अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ लिखाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आर एन, सॉरी ये ना लिखाएगा, नीचे क्या लिखाएगा जेड ई स्क्वायर। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, बोलिए क्या क्या कट रहा है, वी एन स्क्वायर खत्म, आर एन से इसका पावर खत्म, एम से इसका पावर खत्म, 4 से 4 खत्म, पाई से इसका पावर खत्म। क्लियर हुआ? अब बताएंगे आर एन बराबर क्या मिला हमें, आर एन बराबर यहाँ आर एन, भाई एम बच गया है तो एम को इधर लाना होगा। अच्छा इसमें तुम ना पहले हमको ये बताओ वेरिएबल कौन है कांस्टेंट कौन है, यहाँ से शुरू करते हैं। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, एन कक्षाओं की संख्या ये वेरिएबल है, एच स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, जेड परमाणु संख्या आप बोल सकते हैं, अब हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए क्या होगा 2 होगा, तो जेड का मान हर परमाणु के लिए अलग अलग होगा, तो ये वेरिएबल हो गया। पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट एक जगह, पहले कांस्टेंट लिखते हैं। ये ऊपर में कांस्टेंट बताओ कौन कौन है, एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लिखा गया। नीचे ये एम नीचे आने वाला है तो एम आ जाएगा, फिर यहाँ कांस्टेंट में कौन है पाई, फिर कौन है ई स्क्वायर। अब वेरिएबल को अलग साइड में लिखो, इनटू एन स्क्वायर यहाँ बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि h का वैल्यू कितना होता है, 6.6 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी। पाई का वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है ना। ये सारे वैल्यू आपको इसमें रख करके जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आर एन बराबर आपका इतना दूर का जो वैल्यू आएगा वो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये आपको ना सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखना है, घर पे अपना ट्राई करते रहिएगा। ये फॉर्मूला हो गया किसका, आर एन का। अब आपसे हम पूछ दें कि बताओ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर सामने मौजूद है, पहले कक्षा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1, तो जेड का वैल्यू 1, कक्षा नंबर 1 तो एन का वैल्यू 1, तब तो कितना आएगा, बस इतने में से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ भी करेगा। इसके ऊपर अगर पूछा होगा तो लिथियम का पूछ सकता है या हीलियम का पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का पूछ दिया तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में, ज्यादातर हाइड्रोजन परमाणु से आता है। हमने अभी किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब आप ठीक से देखिए, वेग अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में वेग मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हमको आर एन का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू पुट कर देंगे, आर एन का। तो क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 में आर एन बराबर, हमारे पास आर एन के दो वैल्यू हैं, एक एंगस्ट्रम के टर्म में, तो एंगस्ट्रम के टर्म में लेंगे तो गड़बड़ा सकता है, इसलिए हम वैल्यू कौन सा लेंगे, ये वाला। आर एन का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर, या आर एन का मान रखने पर, आर एन का मान अगर रखिएगा तो देखिए यहाँ एम वी एन स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, एम वी एन स्क्वायर इक्वल, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड स्क्वायर को भी इधर साइड कर देंगे आप, जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साइड हो गया। अब आर एन है, आर एन नीचे है कि ऊपर, तो सीधा लिखाएगा कि उल्टा, उल्टा, तो आर एन का वैल्यू हम उल्टा लेने वाले हैं, मतलब नीचे का ऊपर लिखने वाले हैं, ऊपर का नीचे, तो ये चीज ऊपर लिखाएगा, एम पाई ई स्क्वायर, एम पाई ई स्क्वायर जेड ऊपर इंटू जेड बटा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या, इस m से यह m खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है, आए और कुछ नहीं कट रहा, चलिए, तो भी एन स्क्वायर है, तो क्या आने वाला है, जेड में जेड से गुना करोगे, जेड स्क्वायर ई का पावर 4, और कुछ ऊपर है नहीं, नीचे 4 है, एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, नहीं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है ना, फिर क्या, फिर एन स्क्वायर है, और यहाँ वी एन पर क्या है, स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, तो रूट ओवर, अब स्क्वायर रूट निकालिए, तो वी एन इक्वल टू, जेड कांस्टेंट को पहले एक तरफ लिखो, ई का पावर 2 हो जाएगा, बटा में 4 का वर्गमूल 2, एच हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इनटू, अब इधर सब लिखो, जेड लिख लो, बटा में क्या लिख लो, एन लिख लो, ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखना है 2.18 गुने 10 के पावर 6, और ये जेड बाई क्या है, एन मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका चाल कितना होता है, तो इसका भी वैल्यू है, किसका भी वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा, 2.16 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति, देखो कितना स्पीड में है इसका चाल, समझ में आया, बहुत ज्यादा इसका स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी एन स्क्वायर लिखेंगे। अब हाफ, हमारे पास वी एन का मान आ चुका है, यही ना वी एन का मान है, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी एन का मान रखने पर, तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, और वी एन का मान क्या है, ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो ई का पावर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इन टू में एन स्क्वायर, और जेड है तो इसको अलग साइड में लिखते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो
काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? तो एक बटा नहीं, m e का पावर 4 और ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हमें जरूरत है बाइंडिंग एनर्जी का, डायरेक्ट टोटल एनर्जी का, इसलिए इसके कांस्टेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 का चार्ज जेड ई है और Q2 का चार्ज माइनस ई है, आ बटा में R मतलब आर एन। बोले इसमें किसका मान पुट करना होगा? आर एन का मान रखने पर। आज हार्ड मैथमेटिक्स चल रहा है पूरा, है ना? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1 बटा में माइनस लिख लेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर को साइड में लिखते हैं या लिख लेते हैं जेडी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे आर एन है, उल्टा है तो वैल्यू को हम पलटने वाले हैं, तो आर एन के वैल्यू को पलटेंगे। तो हमारा आर एन कहाँ पे है? ये रहा, नीचे वाला ऊपर कर दो, एम पाई ई स्क्वायर, फिर एम पाई ई स्क्वायर इंटू जेड, यहाँ जेड अलग, फिर आ जाओ एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या था? एन स्क्वायर। चलो अब इसका वैल्यू देख लो कितना है। हाँ, जेड से जेड कुछ कट रहा है क्या? हाँ, यहाँ कट रहा है कुछ, पाई से पाई खत्म, और कुछ है? नहीं है। तो कितना आ रहा? माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड को साइड में लिखना है ना, तो पहले आप लिख लीजिए m e का पावर 4, यहाँ जेड स्क्वायर साइड में, बटा कांस्टेंट खाली लिखिए 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर और बटा में एन स्क्वायर। इतना हो जाएगा। हमको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो कुल ऊर्जा यानी कि बंधन ऊर्जा E बराबर क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितना निकला है? ये रहा m e का पावर 4, m e का पावर 4 बटा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जे स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये निगेटिव में है पोटेंशियल एनर्जी, तो निगेटिव ऑफ m e का पावर 4 बाई 4 मैच कर रहा है क्या? तो क्यों ना हम एच स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाद में, और इनटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक से देखिए, सब चीज मैच कर रहा है, केवल 8 4 को छोड़ के, है ना? तो आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा? m e का पावर 4 अब बटा में एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बोलिए क्या बच गया? m e का पावर 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/8 माइनस 4, यही ना हुआ? चलो
अब इसको सॉल्व कर लो। m e का पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 लघुत्तम तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 आएगा, इससे गुना करेंगे तो निगेटिव ऑफ m e का पावर 4 बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये हमारा टोटल एनर्जी हुआ। अब आपको याद रखना है इसका जो वैल्यू होता है 13.6 होता है, और चूंकि ये एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अब हम पूछें कि बताओ हाइड्रोजन परमाणु में पहले कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव में आना चाहिए क्योंकि बंधन ऊर्जा नेगेटिव में होता है। बोलो टोटल निकल गया। चलिए अब बड़े आराम से अपना इसको नोट कर दीजिए। पहले ये हेडिंग दे दीजिएगा अपना।